सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के द हिंदू में कल के जो टॉपिक मिस्ड हुए थे उनको भी हम लोगों ने कवर किया है एंड लेटर ऑन कुछ अगर टॉपिक्स बच रहे हैं स्टिल एंड इफ यू कमेंट कि हाँ सर ये टॉपिक भी बच रहा है एंड टू बी प्रिसाइज डॉली जैन ने जो कमेंट कर रखा था कि सर ये 2-3 टॉपिक्स है, आई गेस कि एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा अभी तक और 2 टॉपिक जो बच रहे हैं आई विल क्लियर इट लेटर ऑन और बाय टुमारो आई विल ट्राई कि उसको कवर अप कर दिया जाए पूरा, राइट। और आज के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके पुराने वाले काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा और रिवीजन का एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है ये टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ये ईयू ने कहा है इन द कोप 27 कि सर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, तो आप कोप 27 के आर्टिकल के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा द हिंदू के। दिस अनसीटिंग ऑफ वाइस चांसलर इज फॉल्टी। वाइस चांसलर का मतलब गवर्नर, मतलब आरिफ मोहम्मद खान, मतलब एन रवि, तो उन सबको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो, आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो क्यों न्यूज में है सर? क्योंकि पोलैंड पे अटैक हुआ है रशियन मेड मिसाइल से, और वो रशिया का है या नहीं पता, लेकिन रशियन मेड है वो। तो रशिया ने किया है कि किसने किया है कोई नहीं जानता, तो एक बार पूरा रशिया रिवाइज कर लेंगे, रशिया यूक्रेन, ठीक है। वर्ल्ड एट द रेट 8 बिलियन, ये तो सबको पता है, सबने न्यूज देखा होगा कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ गई, चलो ठीक है वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ गई तो इससे क्या मतलब, हमारे क्लैट के दिन नजदीक आ रहे हैं, इससे मतलब रखो। चलो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, तो ध्यान देना इसमें कुछ ग्रुप्स के नाम है, एक ग्रुप का नाम है जो मैंने जितने भी ग्रुप्स के नाम अभी तक बताए उसमें एडिशन होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा घूम के आते हैं एग्जैक्टली ये टॉपिक है किस कॉन्सेप्ट के अंदर। एक होता है कोप 27, पहले हुआ था कोप 26, अब होगा कोप 28। पर ये कोप है क्या? मिलिट्री कोप नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 27 आपको हुआ था ग्लासगो में, कोप 27 हो रहा है शर्म अल शेख इजिप्ट में, कोप 28 होगा दुबई में, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। इसका विद इन कॉन्सेप्ट क्या है? UNFCCC और समिट रियो समिट, ठीक है, या फिर आप इसको बोल दीजिए अर्थ समिट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना ये रियो समिट और अर्थ समिट हुआ कब था, डेट, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट, अगर इतना जानेंगे तो इसमें बस हमें एडिशन करना है कार्बन एमिशन, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस कॉन्सेप्ट को देखो, इसमें क्या इशू है कि इस पूरे टॉपिक में कार्बन का जो प्राइस है, कार्बन का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। सर टैक्सेशन लगा देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा कंट्रोल सर। इसमें देखो 2 तरह की कंट्रीज होती है बेसिकली, एक होती हैं जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं, एक होती हैं जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होती, ठीक है। अब जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो सस्टेनेबल की तरफ बढ़ सकती हैं आसानी से, ठीक है, जिसमें ईयू भी आता है। जो अंडर डेवलप्ड है या फिर कह लो जो डेवलपिंग है, उनको डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होगा? कार्बन, क्योंकि वो एकदम से थोड़ी ना शिफ्ट कर जाएंगी, आज कार्बन पे है कल नहीं होंगी कार्बन, ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। देयर रिक्वायर्स अ टाइम, तभी तो इंडिया का टारगेट कितना है 270 और 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 ओवरऑल है, 2 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल है, तो ये चीज समझ गए। अब इसमें क्या देखो एग्जैक्टली जो ईयू बोल रहा है कि हम जो टैक्स लगाएंगे, सर टैक्स लगाओगे तो ये कंट्रीज कहाँ से डेवलप कर पाएंगी, ये तो कोप अप ही नहीं कर पाएंगी उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तब अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो हमारा इसमें जितनी बातें हम लोगों ने देखी उसको दिमाग में रखना तो आसान हो जाएगी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स यही है कि जो भी चीज है जो कार्बन ज्यादा एमिट करती है उस पर हम टैक्स लगा देंगे, जिसके ऊपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा बस। और एक ग्रुप का नाम है बेसिक, जिसमें है ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और वो कब बना था, किस कमीशन के थ्रू बना था, ये सब चीज देखेंगे, का टेंशन नहीं लेना। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए बाय 2026। बेसिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक ग्रुप न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के ग्रुप हैं, ये आपको नवंबर 2009 में ये ग्रुप बनता है, ये चीज याद रखना, बाय द कोपेनहेगन समिट। कोपेनहेगन समिट हुआ था आपको डेनमार्क में 2009 में बाय द को 15,
कोप 15 में वो चीज होती है, कोपेनहेगन में हुई थी कोप 15, कोप 15 हुई थी कोपेनहेगन में, ठीक है, डेनमार्क समिट, और कोपेनहेगन समिट से वो कनेक्ट कर लेना है ताकि बेसिक कंट्रीज की बात आए कि बेसिक कंट्रीज किस समिट में बनी, तो कोपेनहेगन, ठीक है। और रियो समिट भी हम लोगों ने देख लिया, यूएनएफसीसीसी वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और ब्रोकर कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स। ये ब्रोकर्स याद रखा करो, आज भी एक ब्रोकर का नाम मैं तुमसे पूछूंगा, ये पता होना चाहिए कि सर एग्जैक्टली वो ब्रोकर था कौन, ठीक है। चलो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एक्ट अभी देख लिया, इसमें ये भी देखा कि ईयू इंपोर्ट कराएगा, और ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली ये चीज होती है कि उसको मतलब ग्रीन प्रोटेक्शन, ग्रीनरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते सर, ये टैक्स लगाना कुछ ज्यादा ही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं वापस से वही सब चीजें हैं जिसको हम लोगों ने अभी पूरा अच्छे तरीके से देखा है, ये मैप भी देख लोगे और पुराना भी देख लोगे, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आई ट्राइड की चीजों को क्रक्स में रखा जाए और आपका टाइम बचे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द अनसीटिंग ऑफ वाइस चांसलर इज फॉल्टी। देखो, इस टॉपिक में जानने से पहले पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग बेसिकली ये समझ जाओ कि हमारी बात किस बारे में होगी। बहुत बहुत ज्यादा नॉमिनल बातें हैं, बहुत ज्यादा, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान है, और कुछ कॉन्सेप्ट। टॉपिक क्या है हमारा, वाइस चांसलर, ठीक है, और इसका जो कंटेंट है वो सीए प्लस लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइस चांसलर का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, गवर्नर, और गवर्नर का मतलब होता है रवि साहब, आर एन रवि, और आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये दोनों बेसिकली इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। इस पर्टिकुलर चीज में आपको देखना है यूजीसी, यूजीसी 1956 के अराउंड बनी थी, एक बार देख लेना, और यूजीसी के बारे में भी थोड़ा, किस कमेटी के थ्रू बनी थी बेसिकली, ये एक बार देख के आना, और कमेंट सेक्शन में बताना भी कौन सी कमेटी थी जिसने बनाने का रिकमेंड कर दिया। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट आए, और सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजमेंट में बात ये कहा गया कि क्योंकि स्टेट जो है यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, स्टेट यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब आके क्या कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया कि यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। तो इन्होंने बोला, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, कि भैया आप ना रिजाइन करो, हम नहीं जान रहे खेलेगी नहीं इस गेम में, आप रिजाइन करो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट के बेसिस पे। तो सर इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है रिजाइन करो करो बोल दिए, ये वैसे भी बहुत दिन से बोल रहे हैं बहुत कुछ, तो हमें क्या पढ़ना है, पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, सेकेंड इज अबाउट द यूजीसी, यूजीसी 1956 मैंने बता दिया है, कमेटी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, थर्ड चांसलर, ठीक है, फोर्थ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे, कुछ डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे, और एक शेड्यूल पढ़ेंगे, 7 शेड्यूल, ठीक है। बस इतना अगर कर लिया तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा सीए प्लस लीगल के लिए। तो कंटेंट पे आते हैं, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे कंटेंट, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं इस कंटेंट में, ठीक है, क्योंकि सब कुछ बता दिया गया है आपको, ठीक है। ये पूरा कहानी था, कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने रिजाइन करने के लिए जो बोला, ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी गलत है, क्योंकि उन्होंने क्वेश कर दिया बेसिकली यूजीसी के नॉर्म्स के थ्रू फॉलो नहीं हो रहा था। बताएंगे एक सर्च कमेटी के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, सर ऐसा क्या था जिसके कारण कह रहा है। अगेन श्रीजीत वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि सर्च कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं था, इसीलिए। चलो अब 2 केस का देख लिया, अब एक जानो कि सर ये सर्च कमेटी है क्या। यहाँ पर इसको करते हैं कैटेगराइज यूजीसी के बॉडी के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस यूजीसी बोलता है कि 3 मेंबर, माय बैड, 3 लोगों का नाम कमेटी रिकमेंड करेगी, इसे हम कहते हैं सर्च कम रिकमेंडेशन कमेटी। एक कमेटी बनेगी सर्च कम रिकमेंडेशन कमेटी, जो कि एटलीस्ट 3 मेंबर का नाम, 3 लोगों का नाम रिकमेंड करेगी फॉर द वीसी, और जो बेस्ट होगा उसको वीसी बना दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों केस में क्या हुआ, एक ही एक लोगों को किया गया, इसी बेसिस पर आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं क्योंकि ये वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट भी आपके अगेंस्ट बोला है तो यू हैव टू रिजाइन। आई गेस कि पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, प्लस सर्च कमेटी और यूजीसी का पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसमें देखो कि अभी आगे जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, एंड आई वांट यू टू ओपन द बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज।
आर्टिकल 251 और आर्टिकल 254 ओपन करो, आई विल रीड इट इन फ्रंट ऑफ यू। बट उसमें जाने से पहले देखते हैं दो बेसिकली एक शेड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं 7 शेड्यूल। ठीक है, 7 शेड्यूल के अंदर 3 तरह के लिस्ट होते हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, सेंटर लिस्ट पे केवल सेंटर सब्जेक्ट बनाता है और स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलके लॉज बनाएंगे, दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। अब एक सब्जेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी लिस्ट होता है बेसिकली, माय बैड सब्जेक्ट बोलने के लिए। ये तो देख लिया हम लोगों ने रेजिडुअरी, जो अब इन तीनों में से कहीं नहीं होगा वो जाएगा रेजिडुअरी में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? और कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन। तो हम लोगों ने चांसलर देख लिया, यूजीसी देख लिया, ये वाइस चांसलर चांसलर देख लिया, आर्टिकल्स बचा है, डॉक्ट्रिन और शेड्यूल हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कवर किया। अब सर इस सब्जेक्ट में पता कैसे चलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इन लिस्ट में? अरे ऐसे कैसे नहीं, सब पता चलेगा, अभी तो रुको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये डॉक्ट्रिन्स बाद में देखेंगे, पहले लिस्ट देखते हैं। 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन में 97, स्टेट में 16, कॉन्करेंट में 47। और प्लीज ऐसे रैंडम बेयर गूगल मत मार देना कि सर सेंटर लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे मत करना प्लीज। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो, उससे देखो, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, फिर देखना। ठीक है, अब आते हैं हमारे डॉक्ट्रिन्स पे। ना कवर कर लिया सर, एक एग्जैक्टली रुक जाओ, एक सेकंड रुको, अभी हम आर्टिकल पहले कवर करेंगे उस पे। ये क्यों न्यूज में है सर, ये आर्टिकल क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? ये इसलिए पढ़ना है ये शेड्यूल क्योंकि अभी बात किसकी हो रही है? एजुकेशन की, और एजुकेशन सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो इशू क्या आ रहा है कि कोई दोनों मिलके बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट। कंकरेंट में तो दोनों मिलके बनाते हैं, लेकिन अगर जिसमें सेंटर का पलड़ा भारी है तो सेंटर की ही चलेगी, स्टेट की नहीं चलेगी। कहाँ लिखा है सर, ये कैसे बता रहे हो? चलो इसलिए तो मैंने कहा था कि बेयर एक्ट खोलो, ओपन द बेयर एक्ट विद मी, और 2 आर्टिकल पे थोड़ा सा फोकस करके देखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर्टिकल 254 और आर्टिकल 251, 251 खैर दूसरे आर्टिकल के लिए चलता है, बट 254 प्राइमस आर्टिकल है यहाँ पे। तो आर्टिकल कौन सा देखना है अभी के लिए? आर्टिकल 254। आर्टिकल 254, आई एम रीडिंग आर्टिकल 254, एंड ये लीगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो कर पाओगे इजिली। आर्टिकल 254 क्या बोलता है? इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ made by parliament is competent to enact or to provision of any existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then subject of the provision of clause 2, the law made by parliament, whether passed before or after the law made by the legislature or such state, तो वो void हो जाएगा till the extent of repugnancy। सर ये क्या था इतनी भारी इंग्लिश? सोचो अगर यही लीगल प्रिंसिपल हो तुम्हारा और तुम्हें फैक्ट पे आंसर करने हो, कर पाओगे? टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि आर्टिकल 254 पढ़ लेना। आर्टिकल 254 बेसिकली है क्या, सुनो। आर्टिकल 254 ये बोलता है अगर अगर कोई लॉ है जो कि कंकरेंट लिस्ट का है, ये कोई सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, यानी एजुकेशन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो उस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। लेकिन अगर इन केस दोनों ने बनाया और रिपग्नेंसी हुई, मतलब क्लैश हुआ, यहाँ पर क्लैश हुआ किसी भी चीज का, क्लैश होता है स्टेट का लॉ सेंटर के लॉ से जिस एक्सटेंट तक रिपग्नेंट हो रहा है उसको काट देंगे, उसको वॉइड कर देंगे। तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा दो। बिल्कुल देखो, लेट सपोज कि ये स्टेट का लॉ है, ठीक है, इतना पार्ट ओके है, यूजीसी के साथ कर रहा है काम, क्योंकि दो होते हैं ना, एक होता है स्टेट एक्ट, एक होता है स्टेट का एक्ट, स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, और एक होता है यूजीसी। ये दो है, स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट और यूजीसी। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना इस पर्टिकुलर बोर्ड का, हेल्प करेगा बहुत जब रिवाइज करोगे। तो एक स्टेट एक्ट होता है, एक यूजीसी एक्ट होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि यूजीसी के साथ जितना कर रहा है ठीक है, लेट्स सपोज कि इतना यूजीसी के साथ ओके है, इतना पार्ट नहीं है, तो ये कट जाएगा, हाँ, वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट अगर है तो प्लीज पूछ ले, ठीक है, आई विल श्योरली एड्रेस योर डाउट। चलो अब इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं
जो इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने रिपग्नेंट वर्ड सुना है, वहीं से रिपग्नेंसी डॉक्ट्रिन आता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी क्या बोलता है कि अगर दो पीस ऑफ लेजिस्लेशन उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और कुछ नया चीज निकल के आता है, उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। और रिपग्नेंसी पे हम लोगों ने देख लिया क्या करेंगे, हम सेंटर को दे देंगे, सेंटर बनाएगा, और जिस एक्सटेंट तक वो वॉइड होगा उसको काट दिया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस मतलब दो लॉ अगर मान लो स्टेट और सेंटर का आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पैरेलल चलाने का कोशिश करेगा। इस पे एक बहुत लैंडमार्क केस है सीपी बेरार। जब पढ़ोगे लॉ स्कूल में पढ़ोगे तो सबसे पहले सीपी बेरार ही पढ़ोगे, और फिर याद करोगे शशांक सर ने बताया था यार सीपी बेरार का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में। दोनों को साथ साथ चलाओ, ना किसी को ऊपर रखो ना किसी को नीचे रखो, ट्राई करो कि एक मिड वे फाइंड करो। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज एक नया चीज बनाओ। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स चलता है। एक्लिप्स पे भी आएंगे, जिनको ग्रहण याद होगा एक्लिप्स याद हो जाएगा। ग्रहण से मेरा मतलब है लूनर एक्लिप्स और सोलार एक्लिप्स याद होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, वैन आई गेस की 8 नवंबर और 7 नवंबर को लूनर एक्लिप्स था, उससे पहले ही पढ़ा था 2 दिन। ठीक है, डॉक्ट्रिन जिस टाइम में टोटालिटी की बात भी हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है, अगर कोई लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन को अगेंस्ट जा रहा है, तो जितना पार्ट अगेंस्ट जा रहा है उसको सीवर कर देंगे, उसको हटा देंगे, और लेस पार्ट चलता चला। ठीक है, एंटायर पार्ट को हम वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे, वही एक्लिप्स में एंटायर चला जाता है। ये चीजें क्लियर है? कोई डाउट हो प्लीज मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल्स टू बी रेफर्ड देख लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, और इसको भी देख लिया अच्छे से, इसको अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक्स मेंशन्ड है, एंड लेट मी जस्ट राइट इट हियर कि हम लोगों ने आर्टिकल भी देख लिया और डॉक्ट्रिन्स भी देख लिया। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और गवर्नर के साथ पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, चलो आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो। सर आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो क्या बोलता है? बट आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो बताने से पहले आई वांट कि इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो जाने से पहले कि पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हम नेटो के बारे में जो पढ़ रहे हैं उससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हेल्प हो जाए। पहले हम लोग पढ़ते थे रशिया यूक्रेन। ठीक है, रशिया यूक्रेन पहले पढ़ते थे। अब एक नई कंट्री आई जिसे हम कह रहे हैं पोलैंड, कि पोलैंड पे रशियन मेड मिसाइल के थ्रू अटैक हो गया। तो अब एक चीज समझो, इसमें हम क्या देखेंगे एग्जैक्टली सर, क्या कनेक्शन है अभी के अटैक से। और इसमें एक टर्म है जिसे हम कह रहे हैं नेटो। ठीक है, और नेटो के साथ साथ एक चीज और है, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ और 91 में कंक्लूड हो गया बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ये तो पूरी हिस्ट्री थी। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि पूरा सितंबर बता दिया एक बार में। सितंबर की जो एनालिसिस थी स्टार्टिंग में पूरा बता दिया मैंने आप, मिखाइल गोर्बाचेव का नाम लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बात आती है रशिया की, एक चीज याद होना चाहिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स देखा और बायो वेपन्स देखा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट देखा जिसे हम कहते हैं डर्टी बॉम्ब। के साथ हिरोशिमा और प्लस नागासाकी। ठीक है, तो अच्छे से कर लिया हम लोगों ने। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या आता है, अब आगे देखते हैं क्या है। इसमें जाएंगे तो ज़ैफरोज़ेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा। उसके बाद चेरोबिनिल डिजास्टर। चेरोबिनिल डिजास्टर हुआ था 1985 में। एक मेडिसिन है आयोडीन, ये आयोडीन तुम्हारा नमक वाला नहीं है। ठीक है, ज़ैफरोज़ेज़िया के टाइम पे एक एजेंसी आई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना, पूरा रशिया यूक्रेन कवर हो जाएगा, इट इज माय गारंटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डर्टी बॉम्ब्स भी देख लिया, हिरोशिमा नागासाकी देख लिया। अब क्या देखना है, जो हम लोगों ने रिसेंटली ही कवर किया है उस चीज के बारे में, उस चीज का नाम है ब्लैक सी ग्रेन डील। ठीक है, ब्लैक सी के बारे में भी जानना होगा हमें। ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन डील जब पढ़ेंगे
और इसमें ब्रोकरेज किसने की थी? टर्की और यूएन ने। ठीक है, और 3 पोर्ट्स थे जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कवर किया है। नवंबर की बात है ये, उस दिन भी मैंने ये कही थी। अब आगे देखते हैं। पोलैंड पे तो चलो मिसाइल का खतरा है, वो अलग बात हो। यूक्रेन पे आते हैं। यूक्रेन में देखो यहाँ पे क्रीमिया वाला पार्ट तो रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में, क्रीमिया वाला रीजन। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। और क्या इसमें बच रहा है देखते हैं। एक चीज आ जाती है इसमें, रशिया की जब बात आएगी तो रशिया फार ईस्ट, रशिया फार ईस्ट तो बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि हुई थी व्लादिवोस्तोक में, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली अटेंड भी किया। तो इतना सफिशियंट है, अगर इतना भी पढ़ लेते हो ना तो रिवीजन तुम्हारा बहुत अल्टीमेट लेवल पे होगा रशिया यूक्रेन वाले पार्ट का। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और हम पोलैंड पे बढ़ेंगे और हम जल्दी से खत्म कर देंगे नेटो वाला पार्ट। राइट, तो ये पर्टिकुलर चीज था। चल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ द नेटो, देखो इसमें ये मैप है तुम्हारा, रशिया, क्रीमिया, यूक्रेन, पोलैंड। रशिया से पोलैंड जा रहा है बॉम्ब, ब्लैक सी भी देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पोलैंड पोलैंड कह रहा है कि पोलैंड इज, देखो पहली बात जानने से पहले ये समझो, नेटो का पार्ट, नेटो पोलैंड जो है वो नेटो का पार्ट है। रशिया और यूक्रेन दोनों में से कोई पार्ट नहीं है, इसलिए नेटो ने कोई रोल प्ले नहीं किया एक्टिवली इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नेटो केवल अपने मेंबर्स पे रोल प्ले करता है, या आर्टिकल 4 और 5 में देखेंगे। 5 एक बार इन्वोक हो चुका है। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि सर नेटो का आर्टिकल 4 5 कभी इन्वोक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, एक बार हुआ है 26/11 के टाइम पे यूएस अटैक। ठीक है, नेटो जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनता है कि वेस्ट को अच्छे से कैप्चर करने के लिए। यूरोप में देख रहे थे वॉर्सो एक्ट था 1955 का, जो कि यूएसएसआर का था। ठीक है, 1949 में एक बनता है ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं नेटो, और बनाने वाले हैं ट्रूमन साहब। ठीक है, हेनरी एस ट्रूमन, ट्रूमन एग्रीमेंट के थ्रू ये हुआ था। वॉर्सो पैक्ट भी देख लिया। नेटो के अभी तक 30 मेंबर। इनको भी नेटो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, वो एपिसोड 1 ऑफ मैराथन खत्म करेंगे जाके, तो मैंने नेटो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल 4 एंड 5। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर का डेमोक्रेसी या सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी पूरा नेशन थ्रेटन हो गया, भाई किसी कंट्री में मिसाइल गिरा दी तुमने, मजाक चल रहा है, तो वो कंट्री थ्रेटन में है, तो आर्टिकल 4 के तहत वो मीटिंग बुला सकता है। और आर्टिकल 5 का मतलब होता है आर्म्ड अटैक, वन फॉर ऑल फॉर वन, मतलब ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन का क्या मतलब हुआ? अगर नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक का मतलब है सभी पे अटैक। तो आर्टिकल 4 और 5 एक ही बार इन्वोक हुआ, ये भी हम लोगों ने देख लिया, तो इसमें आगे कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। यही बात है कि यूक्रेन कभी उसमें काम नहीं किया तो ठीक। 8 बिलियन मार्क्स, कल सभी को पता हो कि 8 बिलियन वाला थिंग हुआ है कि भाई पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच गया है। बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, पता नहीं से अचीवमेंट कहूँ या वार्निंग कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी कि क्या इसके रिजल्ट्स निकल। ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप एनवायरनमेंट बचा रहे हो, एक तरफ पॉपुलेशन आपका 8 बिलियन चला गया। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सेड दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 8 बिलियन ऑन नवंबर 15, 2022। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है? 1969-87 में इसको जाना जाता था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। एक ट्रस्ट है यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी के अंदर। Established in 1969, UNFP is the largest international source of assistance of population program. It is the leading UN organization for the implementation of 1994 Program of Action Population Development. ये लिटरली कहना गलत नहीं होगा कि ये अलार्मिंग है। इंडिया का भी पॉपुलेशन लार्जेस्ट होने वाला है कुछ टाइम पे, तो बी अवेयर। ओनली स्टेट भाई कुछ भी हो सकता। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में क्या है? बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट अ वायलेंट हॉन्ट्स इराक, माशा अमीनी वाला केस, और उसमें जो पहला डेथ पेनल्टी दिया गया उससे लिंक करो। क्वेस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्लीज ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू। अननोन सोर्सेज ऑफ द इनकम स्पाइक्ड आफ्टर इलेक्टोरल, मैंने बहुत अच्छे से कराया। पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, इलेक्टोरल बॉन्ड, 9 शेड्यूल याद आ रहा होगा कि हो तो होलो हॉर्न, बहुत अच्छे से कवर किया। एंटी डिफेक्शन लॉ 2/3 वाला एक्ट पूरा हम लोगों ने कवर कर दिया इसमें। Which legendary footballer is nicknamed as the phenomenon? आज के आंसर्स नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, एंड आई वांट यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। नीति आयोग का पुराना नाम, नीति आयोग का नया नाम ये, पुराना नाम बताना क्या था नीति आयोग से पहले। Which city is said to host the third No Money for Terror? बता देना आंसर। बेसिकली इंडिया होस्ट कर रहा है टू बी प्रिसाइज, तो बता देना आंसर, अब तो पता चल गया आंसर, राइट।
तो इतना करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन। और कैसा लगा आज का वो नेटो वाला पार्ट और पूरा जो हम लोगों ने कवर किया गवर्नर, बताना। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।